Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Rousseau's theory of general will. रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो का जो ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, ये रूसो के दर्शन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण, मौलिक, केंद्रीय और रोचक विचार है। यह रूसो की संपूर्ण राजनीतिक दर्शन की आधारशिला माना जाता है। इस धारणा पर रूसो ने स्वतंत्रता, अधिकार, कानून, संप्रभुता, राज्य की उत्पत्ति, संगठन आदि पर भी अपने विचार। रूसो के राजनीतिक विचारों को समझने के लिए उसकी सामान्य इच्छा की धारणा को समझना बहुत आवश्यक है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो की सबसे विवादास्पद धारणा है। जहां प्रजातंत्र के समर्थकों ने रूसो की सामान्य इच्छा का स्वागत किया है, वहीं निरंकुश शासकों ने इसका गलत प्रयोग करके जनता पर अत्याचार भी किए हैं। रूसो ने इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सत्ता में समन्वय का प्रयास किया है। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले यथार्थ या स्वार्थी इच्छा तथा वास्तविक या आदर्श इच्छा, इनमें भेद करना आवश्यक है। सामान्यतः इन दोनों इच्छाओं का एक ही अर्थ लिया जाता है, लेकिन रूसो के द्वारा इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया। सबसे पहले रूसो ने यथार्थ और स्वार्थी इच्छा के बारे में बताया है। यथार्थ या स्वार्थी इच्छा व्यक्ति की क्षणिक आवेग से उत्पन्न इच्छा है। यह सदैव निम्न और परिवर्तनशील कोटि की होती है। यह प्रत्येक क्षण व्यक्ति का स्वार्थ देखने के लिए उठती है। इससे सारे समाज को स्थायी आनंद प्राप्त नहीं होता। यह इच्छा स्वार्थ प्रेरित होती है, संकीर्ण और अस्थिर होती है। इसे व्यक्तिगत या ऐन्द्रिक इच्छा का नाम भी दिया गया है। इसी इच्छा के कारण व्यक्ति दूसरों से झगड़ता रहता है। दूसरी रूसो ने वास्तविक इच्छा बताई है। वास्तविक इच्छा निश्चित और स्थिर होती है। इसमें स्वार्थ सार्वजनिक हित के अधीन रहता है। यह शाश्वत, विवेकपूर्ण सामाजिक कल्याण के हित में होती है। इस इच्छा से व्यक्ति अपने हित को सार्वजनिक हित के रूप में देखता है। यह मनुष्य की श्रेष्ठता और स्वतंत्रता का द्योतक है। नागरिक के बौद्धिक चिंतन का परिणाम और व्यक्तिगत स्वार्थ से रहित होने के कारण यह व्यक्ति की आदर्श इच्छा भी कही जाती है। वास्तविक इच्छा और स्वार्थी इच्छा के अंतर को एक उदाहरण के द्वारा भी समझा जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति रिश्वत लेकर नौकरी देता है, तो यह उसकी स्वार्थी इच्छा है। उसका स्वार्थ है रिश्वत लेना, तो यह उसकी स्वार्थी या यथार्थ इच्छा है। और यदि वह रिश्वत ना लेकर नौकरी देता है तो यह उसकी वास्तविक और आदर्श इच्छा। अब हम आते हैं रूसो की सामान्य इच्छा। रूसो ने पहले यथार्थ और वास्तविक इच्छा में अंतर बताया, उसके बाद रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। तो सामान्य इच्छा जो होती है वो राज्य के सभी नागरिकों की वास्तविक और आदर्श इच्छाओं का योग होती है। रूसो ने जो दो इच्छाएं बताई थी, यथार्थ या स्वार्थी इच्छा, वास्तविक या आदर्श इच्छा, तो सामान्य इच्छा जो होती है वो वास्तविक या आदर्श इच्छाओं का योग होती है। इस इच्छा के द्वारा वे अपने व्यक्तिगत हितों की कामना न करके सार्वजनिक कल्याण की कामना करते हैं। यह सभी के कल्याण के लिए सभी की आवाज है। सामान्य अर्थों में ये कह सकते हैं कि नागरिकों की वह इच्छा सामान्य इच्छा है जिसका उद्देश्य सामान्य हित हो। वेपर के शब्दों में सामान्य इच्छा नागरिकों की वह इच्छा है जिसका उद्देश्य ही सबकी भलाई है, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। यह सबकी भलाई के लिए सबकी आवाज। अब रूसो ने बताया कि सामान्य इच्छा का निर्माण होता कैसे है। जैसे रूसो ने पहले ही बताया था कि व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं हैं, यथार्थ और वास्तविक। यथार्थ इच्छाएं भावना प्रधान होती है, जबकि वास्तविक इच्छाएं भावना प्रधान नहीं होती। ये वास्तविक अर्थात आदर्श इच्छाएं इसलिए कहलाती हैं क्योंकि इनमें स्वार्थ की भावना नहीं होती। यथार्थ इच्छाएं हमेशा ही पक्षपातपूर्ण और स्वार्थी होती है। वास्तविक इच्छा हमेशा कल्याणकारी होती है। यह किसी का अहित नहीं करती। यदि मनुष्य के स्वभाव में से यथार्थ या स्वार्थी इच्छाओं को निकाल दिया जाए तो वास्तविक इच्छा ही शेष बचेगी। अतः सामान्य इच्छा व्यक्ति के सभी वास्तविक या आदर्श इच्छाओं का योग होती है।
वास्तविक इच्छाएं ही निर्णय लेने वाली इच्छाएं हैं। सामान्य इच्छा के निर्माण को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास क डैश, ख डैश, ग और ग डैश इच्छाएं हैं। इनमें से क ख ग भावनाएं प्रधान इच्छाएं हैं। भावना प्रधान इच्छा ये स्वार्थी या व्यक्तिगत हित पर आधारित इच्छाएं हैं। यदि इनको व्यक्ति की इच्छाओं में से निकाल दिया जाए तो केवल कै डैश, खे डैश और गै डैश ये इच्छाएं बचेंगी और ये इच्छाएं वास्तविक या आदर्श इच्छाएं होती हैं। इस प्रकार कै डैश प्लस खे डैश प्लस गै डैश का जो योग है वो सामान्य इच्छा है। इसलिए सामान्य इच्छा के निर्णय आदर्श होते हैं और सभी उनका पालन करते हैं। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी हैं। सबसे पहली विशेषता है कि सामान्य इच्छा संप्रभुता साधन। सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होती है। इस पर किसी के दैवीय और प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध नहीं होता। जो सामान्य इच्छा की अवज्ञा करते हैं उसे इसका पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये जनवाणी होती है, इसलिए कोई उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। इसलिए सामान्य इच्छा संप्रभु है। दूसरी विशेषता अविभाज्य। रूसो का ये मानना है कि सामान्य इच्छा को संप्रभुता से अलग नहीं किया जा सकता। सामान्य इच्छा संप्रभु होती है और संपूर्ण समाज में निवास करती है। आधुनिक बहुलवादियों की तरह ही रूसो की सामान्य इच्छा छोटे छोटे भागों में नहीं बढ़ सकती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संप्रभु के आदेशों का पालन करती है, लेकिन स्वयं संप्रभु नहीं बन सकती। ये सरकार का अंग मात्र है, संप्रभु नहीं। इसलिए सामान्य इच्छा अविभाज्य है। तीसरी विशेषता है सामान्य इच्छा एकता स्थापित करती है। सामान्य इच्छा सदैव युक्ति संगत होती है और सामान्य इच्छा विभिन्नता में एकता स्थापित करती है, क्योंकि राज्य के व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें विलीन हो जाते हैं। व्यक्तियों की स्वार्थमयी इच्छाएं परस्पर एक दूसरे की इच्छाओं को समाप्त कर देती है, जिससे सामान्य इच्छा का जन्म होता है और सभी व्यक्ति सार्वजनिक हित में ही अपने निजी हितों का दर्शन करते हैं। चौथी विशेषता है सामान्य इच्छा स्थायी है। रूसो का यह कहना है कि सामान्य इच्छा स्थायी है, उसका कभी भी अंत नहीं होता, यह कभी भी भ्रष्ट नहीं होती, यह अपरिवर्तनशील और पवित्र होती है। सार्वजनिक हित का मार्ग एक ही हो सकता है, इसलिए सामान्य इच्छा स्थिर और निश्चित है। ज्ञान और विवेक पर आधारित होने के कारण यह है स्थायी। पांचवी विशेषता है सामान्य इच्छा का संबंध जनहित से होता है। रूसो की सामान्य इच्छा लोक कल्याण से संबंध रखती है। सामान्य इच्छा का उद्देश्य समाज के किसी एक अंग का विकास करना ना होकर संपूर्ण समाज का कल्याण करना है। रूसो का यह विचार सर्वसत्ताधिकारवादी विचार का पोषक है। छठी विशेषता है सामान्य इच्छा में बाध्यता की शक्ति होती है। रूसो की सामान्य इच्छा संप्रभु होने के कारण बाध्यता की शक्ति भी रखती है। उसका उद्देश्य सभी का कल्याण है, इसलिए कोई उसके विरुद्ध कदम नहीं उठा सकता। उसके पास कानून बनाने और दंड देने की भी शक्ति होती है। यह शक्ति ना हो तो कोई उसका पालन नहीं करेगा। सातवीं विशेषता है सामान्य इच्छा सदैव न्यायशील है। सामान्य इच्छा न्यायशील होती है क्योंकि उसका उद्देश्य सदैव सामान्य होता है। रूसो का कहना है कि सामान्य इच्छा सदैव ही विवेकपूर्ण और न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में देववाणी होती है। यह सभी की सामूहिक सदिच्छा है, इसमें कोई सदस्य अन्यायपूर्ण कार्य नहीं कर सकता। आठवीं विशेषता है सामान्य इच्छा अचूक होती है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा कोई गलती नहीं करती, यह सदैव न्यायोचित होती है और सदैव सार्वजनिक हित के लिए ही प्रयास करती है। यह सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग होने के कारण न्याय संगत और उचित होती है। नौवीं विशेषता है सामान्य इच्छा का स्वरूप अवैयक्तिक है और निस्वार्थ है। रूसो का यह कहना है कि सामान्य हित के लिए सामान्य इच्छा का ही जन्म होता है, इसलिए वह सामान्य हित के मार्ग से हटकर काम नहीं कर सकते। वह सदैव जन कल्याण और जन सेवा की भावना से ही प्रेरित होती है, इसलिए निस्वार्थ और अवैयक्तिक है। 10वीं विशेषता है सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती। सामान्य इच्छा का कार्य केवल कानून बनाना है, उसे लागू करना नहीं। कानून को लागू करना तो सरकार का काम है। रूसो समुदाय और सरकार में भेद करते हुए कहता है कि कानून को लागू करना संप्रभु सत्ताधारी राजनीतिक समुदाय का काम नहीं है, यह तो सरकार का है। जिस समय सामान्य इच्छा सरकार के कार्य अर्थात कानूनों को लागू करने का प्रयास करेगी तो वह सामान्य इच्छा कहलाने योग्य नहीं रहेगी। इसलिए सामान्य इच्छा कार्यपालिका की इच्छा नहीं हो सकती। तो ये थी रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की विशेषताएं। इसके अलावा कई आलोचकों के द्वारा इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी की गई हैं। तो सबसे पहली आलोचना की गई है कि यह सिद्धांत अस्पष्ट है। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में अस्पष्टता पाई जाती है
क्योंकि रूसो ये बताने में असमर्थ रहा है कि हम सामान्य इच्छा को कैसे और कहां से प्राप्त कर सकते हैं। रूसो ने हमें ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जहां हम सामान्य इच्छा के बारे में नहीं जान सकते। रूसो के द्वारा की गई सामान्य इच्छा की व्याख्या सामान्य इच्छा को समझने के लिए अपर्याप्त है। कहीं कहीं पर रूसो बहुमत की इच्छा को सामान्य मान लेता है। वह स्वयं स्पष्ट करता है कि बहुमत गलती कर सकता है, जबकि सामान्य इच्छा गलती नहीं कर सकती। इसलिए इस सिद्धांत में भ्रामकता, कल्पना और अस्पष्टता का दोष विद्यमान है। दूसरी विशेषता है प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता की व्याख्या करते हुए रूसो ने यह विचार दिया कि प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, अर्थात सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेते हैं, लेकिन यह आधुनिक राज्यों में संभव नहीं है। इसमें केवल जनप्रतिनिधि ही शासन कार्यों में भाग लेते हैं, इसलिए यह प्रतिनिधि लोकतंत्र के लिए अनुपयुक्त है। तीसरी आलोचना है सार्वजनिक हित को परिभाषित करना कठिन। रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत सार्वजनिक हित के लिए है। उसका विचार है कि सामान्य इच्छा का लक्ष्य जन कल्याण है। सार्वजनिक हित की परिभाषा देना कठिन काम है। तानाशाह भी अपने कामों को उचित सिद्ध करने के लिए सार्वजनिक हित का बहाना बना सकता है। चौथी आलोचना ये की गई है कि बड़े राज्यों के लिए यह सिद्धांत अनुपयुक्त है। सामान्य इच्छा आधुनिक युग के बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि जनसंख्या की कमी के कारण छोटे राज्यों में सामान्य इच्छा का पता लगाना आसान होता है, बड़े राज्यों में नहीं। पांचवी आलोचना है यह सिद्धांत काल्पनिक है। रूसो की धारणा काल्पनिक है। रसेल, ब्राउन, मोरे आदि विचारकों ने उस पर अधिनायकवाद और सर्वसत्ताधिकारवादी होने का आरोप लगाया है। राइट का कहना है कि रूसो की सामान्य इच्छा एक हवाई उड़ान है। वह एक ऐसी तर्कना है जो तथ्यों की पहुंच से परे है और परिणामों की चिंता से ऊपर शून्य उड़ान भरती है। छठी आलोचना है यह सिद्धांत अनैतिहासिक है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत इतिहास से मेल नहीं खाता। इतिहास में इस बात का कोई वर्णन नहीं मिलता कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा हुई। सातवीं आलोचना यह सिद्धांत अव्यवहारिक है। रूसो का यह मानना है कि सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में भाग लेते हैं। यह स्थिति यूनान के नगर राज्यों पर ही लागू हो सकती है। आधुनिक युग तो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातंत्र का युग है। आठवीं और लास्ट आलोचना है तार्किक असंगति। रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत में तार्किक असंगति पाई जाती है। एक तरफ तो रूसो ये कहता है कि प्रभुसत्ता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, और दूसरी ओर वह बहुमत के माध्यम से सामान्य इच्छा के प्रतिनिधित्व की संभावना भी प्रस्तुत करता है। इससे रूसो के सिद्धांत में तार्किक असंगति पाई जाती है। ये थी रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचनाएं। आज की क्लास में हमने रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में जाना है। रूसो ने जो दो इच्छाएं बताई हैं, यथार्थ और वास्तविक इच्छाएं, उसके बारे में भी हमने जाना, और उसके बाद सामान्य इच्छा किन इच्छाओं का योग होता है उसके बारे में भी हमने जाना। उसके बाद रूसो के सामान्य इच्छा सिद्धांत की विशेषताएं और आलोचनाओं के बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।